नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का दिन भर का अपडेट हम आप पाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की दो बड़ी खबर के साथ। डुअल ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, इंदौर से ही ये दो बड़ी खबर है। एक इंजीनियर ने पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर दी। लाइसेंसी बंदूक से पेट्रोल पंप कर्मचारियों की कनपट्टी पर बंदूक रखी गई थी। गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद में इंजीनियर ने हवाई फायर कर दिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मी पेट्रोल पंप की यह घटना है। दूसरी तस्वीर आप देखिए इंदौर की, जहां पर होटल संचालकों के साथ मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो सामने आया है। दुकान का सामान फेंक दिया गया। भंवरकुआ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला रहा। चलिए इंदौर के बाद मध्य प्रदेश की दो बड़ी खबरों का रुख करते हैं। ये दो बड़ी खबर आज की बड़ी सियासी हलचल रही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा के साथ मंत्रिमंडल पर चर्चा संभव है। मंत्रिमंडल के नाम आज तय हो सकते हैं। तो ना सिर्फ बीजेपी के आला कमान इस वक्त बैठक ले रहे हैं दिल्ली में, बल्कि दूसरी तरफ दिल्ली दौरे पर है कांग्रेस के पदाधिकारी। पीसीसी चीफ जिनकी कल ही नियुक्ति हुई है, जीतू पटवारी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और नए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की है। आगे की रणनीति के लिए आला कमान से चर्चा हुई है। तो मध्य प्रदेश की दो बड़ी खबरें हैं। जेपी नड्डा के साथ मंत्रिमंडल पर चर्चा होगी। आज नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं दिल्ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी। और देखिए अभी तक मंत्रिमंडल तय नहीं हुआ है मध्य प्रदेश का, ना ही छत्तीसगढ़ का। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई है कि क्या आज आला कमान के साथ जो चर्चा होगी उस पर क्या मंत्रिमंडल के नामों पर मुहर लग जाएगी, और अगर मुहर लग जाएगी तो चेहरे सबके सामने कब आएंगे, आखिर कैबिनेट में किसे शामिल किया जाता है। देखिए कांग्रेस के दिग्गज और बीजेपी के दिग्गज दिल्ली में है। एक तरफ जीतू पटवारी ने राहुल गांधी से मुलाकात की, तो वहीं दूसरी तरफ नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। हालांकि वो इसे सौजन्य मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त भोपाल से हमारे सहयोगी नवीन सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नवीन से बीजेपी के ऊपर। नवीन देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जो कि नए सीएम में पहुंचे हुए हैं दिल्ली, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं, हितानंद शर्मा भी पहुंचे हुए हैं। तो क्या माना जाए, सिर्फ ये सौजन्य मुलाकात नहीं रहेगी, मंत्रिमंडल पर मुहर भी लग जाएगी क्या आज ही? देखिए आकांक्षा, चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद मोहन यादव पहली बार दिल्ली के दौरे पर हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि वो राष्ट्रीय पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, उनसे मेल मुलाकात करेंगे और शुरुआत जो है सौजन्य मुलाकात से होगी। लेकिन इसके बाद मंत्रिमंडल के नाम पर भी मंथन होगा। चूंकि मोहन यादव के लिए इतना आसान नहीं है मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का फैसला करना, लिहाजा इस बार दिल्ली आला कमान की मदद लेनी पड़ रही है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उनके साथ गए हैं, संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी उनके साथ गए हैं और तीनों ही नेता अब से कुछ देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा के पास जाएंगे। लेकिन इन तमाम मुलाकातों के पहले डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा कई बार टेबल एक्सरसाइज कर चुके हैं आकांक्षा, और ये बहुत आसान उनके लिए नहीं है कि मंत्रिमंडल के नाम वो तय कर दें। चूंकि लोकसभा चुनाव सामने हैं, 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और उनको किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। चूंकि पिछले चुनाव में 29 लोकसभा सीटों में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास थी, तो जाहिर है इस प्रदर्शन को दोहराना डॉक्टर मोहन यादव के सामने बड़ी चुनौती होगी। वो भी तब जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन पर भरोसा जताया, उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चार्ज दिया है। लिहाजा बीजेपी की ये भी कोशिश होगी कि जो 29 लोकसभा सीटें हैं उनको प्रभावित करने वाले नेताओं को ही मंत्रिमंडल में शामिल लिया जाए, ताकि जो 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत सके और मोदी जी को एक तोहफे के तौर पर, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मोहन यादव दे सकें। तो फिलहाल इसी की एक्सरसाइज चल रही है और आकांक्षा कल से मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र भी शुरू होना है। बहुत मुश्किल दौर इस वक्त बीजेपी का चल रहा है मंत्रिमंडल को लेकर। फिलहाल कुछ देर बाद चर्चा होगी और चर्चा के बाद ये माना जा रहा है आकांक्षा कि 1 से 2 दिनों के बाद मंत्रिमंडल के काफ़ी हद तक लगभग 50% से ज़्यादा के जो चेहरे हैं उनके चेहरों से पर्दा हट जाएगा और काफ़ी हद तक नाम क्लियर हो जाएंगे। चूंकि चुनौती में इसलिए आकांक्षा कह रहा हूँ क्योंकि इस बार की शुमारी के लिए वीडी शर्मा, मोहन यादव, हितानंद शर्मा वहां पर पहुंचे हुए हैं। तय तो लिस्ट दिल्ली से ही होगी, ये तय है।
देखिए आकांक्षा, जिस तरीके से 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आलाकमान ने तय किए हैं, उसके बाद से अब ये लगने लगा है कि अब मंत्रिमंडल के चेहरे भी आलाकमान ही तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने ये ट्रेंड बीजेपी में शुरू कर दिया है। हालांकि इसकी उम्मीद न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़, राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी नहीं थी। उनको लगता था कि जो 5-7 दावेदार चल रहे हैं उन्हीं में से कोई बड़ा चेहरा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चौंकाया है बीजेपी ने, और जो तीसरी पंक्ति में बैठा हुआ शख्स था वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो जाएगा, ये बीजेपी के विधायकों ने भी नहीं सोचा था। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों के नाम पर चौंकाया है, उसी तरीके से मंत्रिमंडल में भी नए चेहरे होंगे। और गुजरात का फॉर्मूला अगर चला आकांक्षा, तो जो मध्य प्रदेश के सीनियर मोस्ट एमएलएज हैं, खासकर शिवराज सिंह चौहान, प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल और भी तमाम जो बीजेपी के 4-4, 6-6 बार के विधायक है, सीतासरण शर्मा सरीखे, तो ये अगर गुजरात फॉर्मूला चला तो ये सभी जितने सीनियर मोस्ट एमएलए हैं वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में पीछे बैठे हुए नजर आएंगे और नए चेहरे, फर्स्ट टाइमर जो चेहरे हैं वो मंत्री बनकर पहली पंक्ति में नजर आएंगे। हालांकि इस जो जिस तरीके से बीजेपी आलाकमान ने मुख्यमंत्रियों के चेहरे देके चौंकाया है, उसके बाद से जो पहली दफा के विधायक है आकांक्षा, उनकी भी आस जग गई है। उनको भी लगने लगा है कि शायद जिस तरीके से मोदी चौंका रहे हैं तो उस तरीके से धड़कनें बेहद तेज होंगी। जैसा सीएम के नाम के ऐलान के पहले धड़कनें तेज थी, उसी तरह आज संभावित जो मंत्री हैं उनकी भी धड़कनें तेज होंगी कि किसे जगह मिलती, किसे जगह नहीं मिलती है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, क्योंकि जीतू पटवारी जो कि कल ही नए पीसीसी चीफ नियुक्त किए गए हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो कितना महत्वपूर्ण उनका ये दिल्ली दौरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले निराश कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के जो साथ वाले नेता हैं उनको भी एडजस्ट करना है। अब एक युवा नेतृत्व कांग्रेस को मिला है। तो आज की चर्चा किन मुद्दों पर हुई होगी नवीन? देखिए आकांक्षा, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पूरी कमान युवाओं को दे दी है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए हैं और जीतू पटवारी की उम्र 50 साल से कम है। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष है, उनकी भी उम्र 50 साल से कम है। हेमंत कटारे की उम्र महज 38 साल है, जो कि उप नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश की विधानसभा में बनाए गए हैं। तो ये जो सारे चेहरे हैं, सारे नए नवेले चेहरे हैं, सब युवा चेहरे हैं। तो इनके जरिए मध्य प्रदेश में युवा वोटर्स को साधने की कोशिश आलाकमान ने की है। और साथ ही साथ जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का एक मकसद ये भी है कि जीतू पटवारी 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान जीतू पटवारी की पूरे मध्य प्रदेश में टीम है, पूरे मध्य प्रदेश में उनके कार्यकर्ता हैं। और जीतू पटवारी ने जब यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म किया था, तो उसके बाद कुणाल चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और कुणाल चौधरी जीतू पटवारी के ही राइट हैंड माने जाते हैं। तो ये लगभग 10 साल का पूरा दौर था, 10 से 12 साल का पूरा दौर रहा है, जहां मध्य प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस के और खासकर जीतू पटवारी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। लिहाजा उन पर भरोसा जताया गया है। और आज की बैठक में भी आज राहुल गांधी से जो मुलाकात उनकी हुई है, तो राहुल गांधी को भी उन्होंने आश्वस्त किया होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए वो जो चाह रहे हैं नतीजे, उन नतीजों पर खरा उतरने की कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश करेगी। जीतू पटवारी ने यह भी संदेश दिया कि जितने भी सीनियर मोस्ट नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, जिनको इग्नोर करके जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया है, उनको किसी तरीके से वो नाराज नहीं करेंगे। उनको मिला के उनके साथ तालमेल बनाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस में वो काम करते रहेंगे। साथ ही साथ ग्रास रूट लेवल पे जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस वर्कर है, जो अपेक्षित था अभी तक, जो घर बैठा हुआ था, तो उसको घर से निकालने की भी जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली है, माफ कीजिएगा जीतू पटवारी ने ली है। और उमंग सिंघार ने भी आज मुलाकात की है। न सिर्फ राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, बल्कि विवेक तनखा से, दिग्विजय सिंह से, जो बड़े नेता दिल्ली में थे, उन लोगों से मुलाकात की और सबको आश्वस्त किया है कि जो पार्टी आलाकमान उनसे उम्मीद कर रहा है, उन उम्मीदों पर वो लोग खरा उतरेंगे। बिल्कुल खरा उतरना ही होगा, तभी वो बीजेपी को करारी टक्कर भी दे पाएंगे। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी नवीन सिंह जानकारी दे रहे थे, कांग्रेस की रणनीति के बारे में बता रहे थे। और देखिए, कांग्रेस के लिए अभी सबसे बड़ी चुनौती है कि एकजुट होकर के काम करना, क्योंकि एकजुट होकर के काम नहीं किया उन्होंने तो भाजपा के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और देखिए, इस शिकस्त के बाद कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद से कमलनाथ को हटा दिया गया। कांग्रेस ने बीजेपी की तरह सेकेंड लाइन के नेताओं को जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया है। कमलनाथ की जगह पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश का पीसीसी चीफ बनाया गया है। इसके साथ ही गंधवानी से विधायक आदिवासी नेता उमंग सिंघार को विपक्ष का नेता चुना गया। विधायक हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए गए हैं।
कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पूरे प्रदेश के युवाओं की आशाओं को मूर्त रूप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देगी। साथ ही साथ राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और मध्य प्रदेश के सारे वरिष्ठ व युवा साथी के सहयोग और मार्गदर्शन से एक छोटे से सामान्य कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। सबके सहयोग और मार्गदर्शन में, बड़ों के आशीर्वाद से जो एक छोटे से सामान्य से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी थी, उसके लिए साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं इस भावना को जानता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस की आइडियोलॉजी कैसे घर घर पूरी पार्टी को सामूहिक नेतृत्व के साथ हम लेके जाएं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े पदों पर हुई सर्जरी को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा का बयान सामने आया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि निर्णय स्वागत योग्य है। ये फैसला आलाकमान को बहुत पहले ले लेना था तो विधानसभा चुनाव के परिणाम कुछ और होते। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लिए दिल्ली में कई पद खाली पड़े हुए हैं। अब उन्हें वहां बैठकर प्रदेश की राजनीति में युवाओं को मार्गदर्शन देना चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि बीजेपी की तरह निर्णय लेने की हिम्मत कांग्रेस भी दिखाए। बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने में अच्छा निर्णय लिया है। कांग्रेस भी अब सेकंड लाइन तैयार कर रही है। सुनिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़े बदलाव किए हैं और नए युवा चेहरे जो हैं उनको मौका दिया है। मध्य प्रदेश के अगर प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं, जीतू पटवारी जी को उसमें मौका दिया है। नेता प्रतिपक्ष में उमंग संगार, हेमंत कटारे जो हैं सर नेता प्रतिपक्ष हैं। तो अब ऐसे में ये नए चेहरे किस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रभाव डालने वाले हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये जिस तरीके का निर्णय लिया गया है, सबसे पहले बताओ, और आप सीनियर लीडर इस निर्णय को कैसे देखते हैं? मैं सुखद अनुभव करता हूं। जिस बात की प्रतीक्षा मध्य प्रदेश कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रतीक्षा कर रहा था कि एक बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश की राजनीति में, नए चेहरों की आवश्यकता है, सेकंड लाइन के लोगों को प्रथम पंक्ति में लाने की, वो बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद वो निर्णय कल हमारी कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने लिया है। यदि इस तरह के निर्णय जल्दी लिए जाएं तो सार्थक परिणाम निकल सकते हैं, मैं सोचता हूं। और मुझे सुखद अनुभूति है कि जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और हेमंत कटारे ये स्फूर्ति भरे चेहरे हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में यदि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम मशीन का सहारा नहीं लिया, ईमानदारी के चुनाव कराए, तो हम 29 में से कम 15 सीट जीते लोकसभा की, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव में 15 से ज़्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस जीतेगी। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक उज्जैन में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में कहा कि 14 जनवरी को संक्रांति के मौके पर कैबिनेट की बैठक उज्जैन में ही होने वाली है। इस बैठक में उज्जैन के विकास को लेकर फैसला होगा। विकास के लिए जिस शहर में कैबिनेट बैठक करनी होगी वहां करेंगे। बता दें कि इससे पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक भी उज्जैन में हो चुकी है। तो उत्तरायण जब चलेगा, सने सने दिन तिल तिल करके बढ़ता जाएगा, तो फिर कैबिनेट उज्जैन में करेंगे। पहली कैबिनेट अगर होगी उज्जैन में होगी, उज्जैन के सारे विकास के लिए जो जो जरूरत होगी वो यही मंजूर करके जाएंगे। ग्वालियर में आज दिल दहलाने वाला हिट एंड रन का मामला सामने आया। बाइक से रोड क्रॉस कर रहे बाइक सवार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मृतक पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराकर रोड क्रॉस कर रहा था। घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के सिधौली रोड की है। तेज रफ्तार चालक कार को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया है। वहीं पुलिस ने कार को जब्त कर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पर से थाना झांसी रोड में धारा 304 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वो जो अर्टिगा गाड़ी थी उसका चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया था, तो गाड़ी पुलिस द्वारा जब्त की गई है और चालक को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज में भी घटना बिल्कुल होती हुई दिख रही है कि बहुत तेज स्पीड में गाड़ी आ रही है और उसको मोटरसाइकिल चालक को डैश किया।
मध्य प्रदेश में नया मोटरयान अधिनियम लागू हो गया है। अब यदि आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते पाए गए तो अब आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। नए नियम को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया ली संवाददाता नवीन सिंह ने। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस अब सड़कों पर नजर आ रही है और जो भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है। नई दरें लागू की गई हैं, वो कितना असरदार साबित होंगी, क्या इससे जो एक्सीडेंट हैं वो कम होंगे और क्या इससे सड़क को ट्रैफिक को लेकर जागरूकता आएगी। मेरे साथ कई सारे युवा हैं, उनसे बात करते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने नई दरें रिवाइज कर दी हैं, अब बड़ी सख्ती के साथ फॉलो किया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो अवैध वसूलियाँ हैं जो करते हैं उस पर सबसे पहले रोक होना चाहिए और अथवा लोगों को भी कानून का पालन करना चाहिए कि गाड़ी चलाते में सेफ्टी का अपनी ध्यान रखें, अपने अपने लाइसेंस को। पर जिस हिसाब से दरें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आप बुलेट से चल रहे हैं, बुलेट की क्या रफ्तार रहती है जनरली आपकी? मेरी रफ्तार 30 से 40 में इसको मेंटेन करके रखता हूँ सिटी के अंदर। अन्यथा जब मुझे लगता है आवश्यकता होती है, मुझे कहीं जल्दी पहुँचना होता है तो भी मैं ट्रैफिक गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, क्योंकि अगर ये आप नियम तोड़ेंगे तो लगभग आपको 1 से 3 हज़ार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नए नियम लागू हो गए हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? बड़ी सख्ती से पुलिस अब काम कर रही है। देखिए, मैं इस जो भी अभी नए नियम लागू है उसका मैं सरकार ने जो भी बोला है उसका स्वागत करते हैं। देखिए, बिना हेलमेट के 2500 रुपए का जुर्माना है, आप भी बिना हेलमेट के चल रहे हैं? नहीं, मेरे पास हेलमेट है। चलिए, अच्छा है, युवा ट्रैफिक नियमों को फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए, आपकी गाड़ी तो बड़ी ऐसा लगता है कि खूब तेज चलने वाली होगी, तो स्पीड कैसे मेंटेन करते हैं? अगर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की तो बड़ा लंबा जुर्माना हो सकता है। नहीं, मैं स्पीड मेंटेन करके ही चलता हूँ, नियम का उल्लेख नहीं करता मैं। तो चलिए, ये मध्य प्रदेश के युवा हैं, कह रहे हैं कि सरकार के फैसले का समर्थन है, सरकार बेहतर उनकी सुरक्षा के लिहाज से ही सारी कार्रवाई कर रही है। लेकिन साथ ही साथ एक शिकायत इनकी ये भी है कि पुलिस कहीं इसे अवैध उगाही का जरिया न बना ले। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। मुख्यमंत्री के आदेश का असर अब शहडोल जिले में भी देखने को मिल रहा है। जिले के कई धार्मिक स्थलों में लगे लाउड स्पीकर को लोग खुद ही निकाल रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेश का असर पूरे प्रदेश में देखा जा सकता है। शहडोल SP कुमार प्रतीक ने जिले के सभी थाना प्रभारी और SDOP की बैठक लेकर लाउड स्पीकर को नियम विरुद्ध बजाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मस्जिद और मजार का लाउड स्पीकर सिस्टम उतार लिया है। इसके पीछे गोपाल UTI का बहुत बहुत आभार है। उन्होंने शांति समिति की मीटिंग में हम लोग समझाइश दी। हम लोग स्वेच्छा से सहयोग कर रहे हैं शासन का, भविष्य में इसी प्रकार करते रहेंगे। शांति समिति की बैठक में सभी को प्राप्त निर्देशों से अवगत कराया गया, जिसके परिपालन में जो गोपारू अंजुमन के जो मुस्लिम लोग हैं इनके द्वारा स्वतः ही अपने यहाँ लगे लाउड स्पीकर को उतार कर और शासन के प्रति अपना सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। इंदौर में इस साल भी NRI समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए करीब 40 देशों से 250 से ज्यादा NRI पहुंचे हुए हैं। जहां सभी मेहमानों का मालवा स्टाइल में पोहा जलेबी खिलाकर स्वागत किया गया। इस दौरान महापौर पुष्पमित्र भार्गव, BJP विधायक कैलाश विजयवर्गीय समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मौके का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता निहारिका शर्मा ने। तो इंदौर में NRI समिट की शुरुआत हो चुकी है। NRI का अगर हम शब्द सुनते हैं NRI तो हमारे जहन में एक ही बात आती है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन एक बहुत बड़ा शब्द यहाँ पर निकल के आया है इंदौर के लिए, क्योंकि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंदौरी यहाँ पर NRI का मतलब है। तो बिल्कुल जो इतने समय से इंदौर से बाहर रह रहे हैं लोग, जो इंदौरी है, दिल से इंदौरी है, लेकिन अब शहर नहीं रहा है उनका, लेकिन दिल अभी भी इंदौरी है। तो ऐसे में सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। करीब 38 देशों के 250 से ज़्यादा लोग जो है वो आज इंदौर में मौजूद हैं और ऐसे में सभी NRI समिट का जो है वो उसका हिस्सा बनने वाले। जो यहाँ का एक एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, क्योंकि बाहर से आए हैं लेकिन अब अपने शहर में एक बार वापस लौटे हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे ये लोग, इन्हीं से जानेंगे और समझेंगे कि अब किस तरह से इन लोगों को एक बार फिर से इंदौरी होने का एहसास हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने समय पहले आप नॉन रेसिडेंट ऑफ इंदौरी हो चुके थे? मैंने अभी पिछले महीने ही मैंने अपना 25 साल मनाया है। मेरे को 25 साल हो गए। मैं 98 में बाहर गया था नवंबर में। आप सभी बड़े उत्साहित लग रहे हैं। मैम, आप भी दुबई से हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर प्रज्ञा जोशी हूँ, वेलनेस एक्सपर्ट, लाइफ कोच और लास्ट 20 ईयर से दुबई में
हिंदू संस्कृति को और वेलनेस पर बहुत काम कर रहे हैं। सर आपसे पूछूंगी मैं, इंदौर आकर कैसा लगा? कितने समय पहले आप इंदौर से गायब को अपने घर जाके जैसा लगता है बस वैसा लगा, और घर पे जाके तो हमेशा अच्छा लगता है, पर ये लगता है कि हाँ बाहर जो चीज़ें हम लोग देखते हैं वो इंदौर में होनी चाहिए। आप लोगों से ही मैं जानूंगी एक एक करके, कैसा लगा इंदौर लौटकर? बहुत ही अच्छा, पुरानी यादें वापस आ गई और इतने सारे लोगों से मिलकर तो बहुत ही दिल खुश हो गया। कहाँ से आए आप? मैं लंदन से हूँ। हर तरह के लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, काफी पुराने लोग जो है वो भी आपस में मिल रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है इन लोगों की, वो इनके चेहरे से ही दिख रही है। और इसी तरह से इंदौर के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार समिट्स जो है वो इंदौर में हो रही है, इंदौर उसका साक्षी हो रहा है, और इसी तरह से इंदौर आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। आज MPPSC की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का यानी कि प्री एग्जाम्स आयोजित किए गए, जिसमें पूरे प्रदेश से करीब 2,30,000 स्टूडेंट शामिल हुए। परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 605 केंद्र बनाए गए थे। इस बार पहली बार DAVV के 6 विभागों को भी सेंटर बनाया गया। इंदौर में करीब 40,000 स्टूडेंट शामिल हुए। परीक्षा के बाद कई चेहरों पर खुशी दिखाई दी तो कई चेहरे मायूस नजर आए। संवाददाता निहारिका शर्मा ने केंद्रों पर परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों से जाना उनके प्रश्न पत्र का हाल। MPPSC 2023 की आज प्रारंभिक परीक्षा थी और ऐसे में पहला पेपर जो है वो खत्म हो चुका है, और इसी के साथ हम यहाँ पे मौजूद सभी अभ्यर्थियों से बात करके जानेंगे कि किस तरह से पेपर उन लोगों के सामने आया है, जो एक्सपेक्टेड था वो आया या उससे कुछ बढ़ चढ़ कर आया। दीदी आपसे जानूंगी क्या कुछ रहा, पेपर कैसा था? अच्छा था। क्या पूछा गया पेपर में? जो आप लोग पढ़ के गए थे कुछ अराउंड उसके आया या कुछ नया ही देखने को मिला? नहीं आया है, नया भी देखने को मिला है। पेपर जिस तरह से आना चाहिए था क्या वैसा आया है? नहीं सही था, पेपर अच्छा था। अच्छा था। अगले पेपर की किस तरह से तैयारी है? हम बढ़िया करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। तो पेपर जो है वो पहला हो चुका है। आपसे जानूंगी मैं किस तरह से पेपर जो है वो आप लोगों के सामने आया, जो पढ़कर गए थे उन्हीं में से चीज़ें पूछी गई है? सही है, कुछ मॉडरेट हैं और इजी क्वेश्चन ज़्यादा है, मतलब 60% पेपर इजी है, पढ़ने वाले बच्चों का हो जाएगा। किस तरह से पेपर आप लोगों के सामने आया? अच्छा पेपर आया। अच्छा, पहले के पेपर्स पढ़े थे, प्रीवियस पेपर्स? हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आपका पेपर इजी है या उसके आसपास है? इजी है पेपर तो। पेपर इजी है, बिल्कुल पेपर इजी है, तो जिसके चलते लोग कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि सिलेक्शन बेहतर रूप से किया जा सके। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपसे जानूंगी पेपर के बारे में, क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोगों के सामने आए? अच्छा था या किस तरह का एवरेज पेपर? अच्छा था, मॉडरेट लेवल का पेपर था। MP और कल्चर के क्वेश्चन थोड़े से स्ट्रिक्ट, मतलब टफ लेवल बोल सकते हैं, बाकी मॉडरेट था पेपर। क्या कुछ सब्जेक्ट्स आप लोगों से पूछे गए थे? MP, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस। इस बार मॉडरेट लेवल का पेपर आया है। 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर था। आगे भी परीक्षाएं जो है वो होनी है, लेकिन इनमें से चयनित बच्चों को आगे जाने का मौका मिलेगा, वो हमें कुछ समय में पता चलेगा। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि आगे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय की पूरे राजनीतिक सफर और उसके साथ ही उनके पारिवारिक सफर की एक झलक, सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।